हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं वाईके त्रिपाठी, आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी क्लासेस से। और आज हम करेंगे क्लास 11 सेमेस्टर 1 का एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है, क्लास 11 सेमेस्टर 1 का एमसीक्यू सीरीज़ करने का क्या मतलब होता है भैया? हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया ढंग से एंड हैंडेड और हैंडली बेसिस पे हम लोग क्लास 11 का एमसीक्यू करेंगे अकाउंट्स का। ठीक है, अच्छा, एक बात और है, अ, मैं जितने भी अकाउंट्स के एमसीक्यूज़ कराऊंगा उसका जो पीडीएफ कॉपी है वो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। डिटेल्स आपको अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और समवेयर एल्स, जहाँ जहाँ का भी लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। और इसके बाहर से कुछ पूछने का चांसेस बहुत रेयर है। ठीक है, मैं सभी तरह के क्वेश्चंस को कवर अप करूँगा। अभी मैं सिर्फ एमसीक्यू कवर अप करूँगा और एमसीक्यू कवर अप करूँगा और सारे के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू कवर अप करूँगा। ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर लाइक बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से लेकर के लास्ट चैप्टर जो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिल्स ऑफ एक्सचेंज तक है, वहाँ तक मैं सारे के सारे एमसीक्यूज करूँगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और है, हम लोग जो एमसीक्यूज करेंगे उसका सीक्वेंस 3 तरह का रहेगा। पहला तो सिर्फ एमसीक्यूज रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाइक ए बी सी का, आपको कोई एक ऑप्शन लेना है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन का सीरीज रहेगा उसमें असर्शंस और रीजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला सीरीज हो जा रहा है, एक बार पूरा चैप्टर का सीरीज हो जाएगा, उसके बाद फिर असर्शंस और रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इजिली आप बने रहिए हमारे साथ में। फटाफट आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार सबको प्रेम से बोल दो, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। बोलना बहुत जरूरी होता है क्योंकि सभी कभी किसी भी शुभ काम के पहले हमको एक बार भगवान का नाम लेना जरूर जरूर चाहिए। ठीक है, आइए जरा स्टार्ट करते हैं। ये जो सीट आप देख रहे हैं ना, मतलब सीट सबके 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 पास अवेलेबल है। ठीक है, ओके, ग्रेट। इसमें ना मैंने ट्राई करा है कि 100 से ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे कुछ। ठीक है, तो जो भगवा कलर के क्वेश्चन है, ऑरेंज कलर के, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। और जो ब्लू कलर के दिख रहे होंगे, देखो सेट्स ब्लू दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो मैंने ऐसे दे रखा है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ऐसा हेडर्स आपको दिखेगा कहीं कहीं बीच बीच में। लाइक देखो, आपको हेडर्स दिख रहा है, हाँ। आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना, वीडियो कान में लगा के सुनना है, ईजिली सुनना है, बस जो मैं बोलूँगा वो सुनना है और साथ में क्वेश्चंस करते रहेंगे। बहुत कम टाइम लगेगा और आपके 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे हर चैप्टर के। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनल यूजर का मतलब पता है आपको? यूजर्स कितने तरह के होते हैं? एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर दो तरह के होते हैं। और एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आता है? याद नहीं है? हाँ हाँ, एक्सटर्नल का इन्वेस्टर और और हाँ, 3 पार्ट लिखा हुआ था बुक में ना। ये जो आपका शीट है उसके अंदर आप पेन से लिखेंगे। ठीक है, एंड कैरी अ रेड पेन, ताकि रेड या ब्लू, ये पूरा का पूरा शीट आपका ब्लैक है, रेड या ब्लू कैरी करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन आएगा। ठीक है, और शीट के साथ साथ ना कुछ कुछ थ्योरी अपने लिखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा, एक लाइन का। तो हम लोग को याद रहे चाहे नहीं याद रहे, बाद में याद रहेगा, इसलिए लिखते जाएंगे। तो देखो देखो ना, हमारे पास दो तरह के यूज़र होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जहाँ जहाँ जरूरत होगा वहीं वहीं लिखेंगे, सब जगह लिखेंगे नहीं। इंटरनल में कौन कौन आता है? पहला, ओनर। ठीक है, मैं शॉर्ट लिखूंगा, उसका क्या था? मैनेजमेंट। ठीक है, और एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये 3 तरह के लोग हैं। अच्छा, ओनर्स, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कौन आ जाएगा? बीओडी मैनेजमेंट में आ जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में आ जाएगा। ये कौन है? ओनर। ठीक है, बाकी सब कौन है? एक्सटर्नल। इन 3 को छोड़ करके बाकी सारे के सारे क्या होंगे? एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल में वैसे आता क्या क्या है? गवर्नमेंट आता है, और कौन बोले आप? लेंडर्स, मतलब बैंक्स वगैरह जो हम लोग को पैसा देता है। और कौन आएगा? हाँ, सप्लायर्स। ठीक है, और इन्वेस्टर्स। ठीक है, ऐसा। तो इन सब में पूछ रहा है कि आपका भैया वो कौन है इसमें, इंटरनल यूजर कौन है? पूछा वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर। नॉट पूछा, इसमें से इंटरनल यूजर कौन नहीं है। तो आपको खोजना है क्या? आपको खोजना है एक्सटर्नल यूजर कौन कौन है। जैसे ये खोज लेंगे आप तो सारा का सारा आपको क्या मिल जाएगा? इंटरनल यूजर।
बोलो जल्दी बोलो फटाफट क्विकली। इन्वेस्टर्स, श्योर आप? मैनेजर वर्कर एम्प्लॉय में आ जाता है, मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। पार्टनर तो ओनर में आ गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस में आ गया? मैनेजमेंट में आ गया, ठीक है। इन्वेस्टर किस में हो गया? आउटसाइडर में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वो कौन है? इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टर्स हमारा क्या है? इंटरनल यूजर नहीं है, श्योर एकदम आप श्योर हैं? इन्वेस्टर कौन है? एक्सटर्नल यूजर, ठीक। इन्वेस्टर एक्सटर्नल यूजर हो गया हमारा, तो इसको मार्क कर लेते हैं एक्सटर्नल यूजर के तौर पर, ठीक है। अच्छा, हल्का हल्का रिवीजन में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बोला एक्सटर्नल यूजर कौन नहीं है। अच्छा, एक्सटर्नल यूजर कौन नहीं है खोजना, तो ये नहीं खोजने का एक्सटर्नल यूजर कौन नहीं है, हम क्या खोजेंगे? कौन इंटरनल यूजर है, बाकी बचा कौन हो जाएगा? एक्सटर्नल यूजर। तो देखो इंटरनल यूजर कौन हो गया? पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर? ऑफिसर्स, मतलब इन्वेस्टर कौन है? एक्सटर्नल। लेंडर कौन है? एक्सटर्नल। सप्लायर कौन है? एक्सटर्नल। तो ऑफिसर्स कौन हो गया? इंटरनल। ये इंटरनल यूजर है, ठीक है। तीसरा, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, स्टोरिंग, अकाउंटिंग या नन ऑफ दिस? श्योर? बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट होता है क्या? अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होता है और बुक कीपिंग कहाँ से शुरू होता है? आपका थ्योरी वाला बुक कहाँ है? मैंने उस पर लिखवा रखा है, एकदम स्टार्टिंग वाले चैप्टर में। अगर आप एकदम स्टार्टिंग वाले चैप्टर में जाएंगे तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में लिखवा रखा है। दस से 14 देखो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जूम करता हूँ। बुक कीपिंग इज कंसिडर्ड एज एंड और अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज बिगनिंग। तो किसका एंड किसका बिगनिंग? अब बुक कीपिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है? तो बोला प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन इज कॉल्ड बुक कीपिंग, द ओवरऑल अकाउंटिंग फंक्शन आर गाइडेड बाय अकाउंटेंसी। फिर बोला डिपेंड्स, अकाउंटेंसी कैन कंप्लीट इट्स फंक्शन विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग पहले और अकाउंटेंसी बाद में होता है, ये तो सबको पता है। अच्छा, नेसेसरी डेटा अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेज एंड फाइनेंशियल पोजीशंस आर टेकन फ्रॉम बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या करे? डेटा उठा के रखता है अपने पास में। Accountancy can it take its decision, prepare reports and statement from the data taken from bookkeeping. Financial transactions are recorded on the basis of accounting principle, concepts and convention. इसमें और accountancy does not take any principle, concept and convention from bookkeeping. मतलब ये accounting के basis पे होता है। तो bookkeeping basically हुआ क्या फिर? बुक कीपिंग का मतलब होता है हम डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लो आ, आपको ना इवेंट्स दिया बहुत सारा, तो इवेंट्स में से ट्रांजैक्शन क्या होगा पहले वो लिखेंगे, ठीक है। और फिर वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग हो। तो बेसिकली बुक कीपिंग क्या करता है? बुक कीपिंग अकाउंटिंग नहीं है, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज नॉट एन अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग दूसरा चीज़ हो गया। बुक कीपिंग क्या होता है? देखो, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर सेट ऑफ साइकिल में, ठीक है। मतलब स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं डेटा को। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंटिंग छोड़ के सब कुछ है। अभी बोलो मेरे को क्या है इसमें? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग स्टोरिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग नॉन ऑफ दिस। नहीं, अकाउंटिंग नहीं है। अच्छा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं है। स्टोरिंग है क्या? स्टोरिंग, डेटा स्टोर करना। बुक कीपिंग रिकॉर्ड कीपिंग है क्या? हम रिकॉर्ड रखते हैं डेटा का।
दोनों सही लग रहा है? रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग है। अच्छा, कहीं अगर इसका आंसर स्टोरिंग दिया रहेगा तो उसको नहीं देखने का, गलत आंसर है वो, ठीक है। अच्छा, द प्रोसेस दैट रिप्लेसेस ह्यूमन मेमोरी इज टर्म्ड एज, बोला कि ह्यूमन मेमोरी जो रिप्लेस कर दो उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, ये सब फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रोसेस दैट रिप्लेसेस ह्यूमन मेमोरी इज टर्म्ड एज, बोला ह्यूमन मेमोरी को रिप्लेस कर दे उसको क्या बोलते हैं? कि अकाउंटेंसी के टर्म्स में भाई ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो इस तरह का एब्सर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरह का एब्सर्ड क्वेश्चन आप इसको काट दो। नेक्स्ट, मैं जो मार्क करूंगा काटूंगा उसका आंसर बाद में बताऊंगा। 5 नंबर, द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज, इसमें क्या बोला हुआ है? अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप क्या होगा भैया? पहले तो हम रिकॉर्ड करेंगे इकोनॉमिक इवेंट का इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये कहाँ होता है? बुक कीपिंग में, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कहाँ होता है? अकाउंटिंग का स्टार्टिंग है ये, ठीक है। कम्युनिकेट, अच्छा पहले क्या होगा? अच्छा, आपको जो अकाउंटिंग का थ्योरी पढ़ाया था मैंने तो लिखवाया था ना, अकाउंटिंग का थ्योरी पढ़ाया था, उसमें लिखा था ना स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स में रिकॉर्ड होता है, लिखा था कि पहले क्या होता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में क्या होता है? हम सब बना लेते हैं, उसके बाद हम किसको भेजते हैं? कम्युनिकेट किसको करते हैं? जो स्टेक होल्डर्स होता है, जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। तो सारा का सारा अकाउंटिंग पीएल बैलेंस शीट सब कुछ बन जाएगा, उसके बाद वो किसको कम्युनिकेट होगा? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। तो लास्ट स्टेप क्या है? हमको कम्युनिकेट करना, ठीक है। 6 नंबर, बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या है? रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन या इंटरप्रेट कॉस्ट डेटा, असिस्ट द एम्प्लॉइज, इंटरप्रेट मैनेजमेंट डेटा। देखो, इंटरप्रेट करना मैनेजमेंट डेटा, ये किसका फंक्शन है? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन है, ठीक है। कॉस्ट डेटा को समझना है, किसका फंक्शन है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन है। एम्प्लॉय को असिस्ट करना, इससे कोई मतलब नहीं, फालतू चीज़ है, ठीक है। रिकॉर्ड करना सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये किसका फंक्शन है? अकाउंटिंग का फंक्शन है, ठीक है। 7 नंबर, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज डिटरमाइंड बाई, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसे डिटरमाइन होता है? बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसे डिटरमाइन होता है? हमको कैसे पता चलेगा कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन ये है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, ऑल ऑफ दिस। कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या पता चलता है? कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा ये निकालते हैं। और क्या निकलता है वहाँ से? सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा वो पता करते हैं। और क्या निकलता है? प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा वो पता करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या पता करते हैं? कि हम कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से बात पता चलता है, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ वो सब लिखने का भी पता कि इसके बेसिस पे एमसीक्यू पूछ दे, ठीक है। अच्छा, तो ये कैसे पता चलता है? इन दोनों से। अच्छा, ऑल ऑफ दिस तो नहीं है भैया, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का किसी से कैसे पता चलता है? बैलेंस शीट और पीएल से, ठीक है। बैलेंस शीट और पीएल कहाँ बनते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा क्या हो गया भैया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस जानने का जरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में, बुक कीपिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। बेसिकली अकाउंटेंसी के अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है। वाइडर टर्म जो है अकाउंटिंग वाइडर टर्म है।
9 नंबर बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 9 नंबर में आना। आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 300। 9 नंबर में आ जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बोला कौन सा ट्रांजैक्शन इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, वो ट्रांजैक्शन जिसमें मॉनिटरी इवेंट होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन का लेन देन होगा, एक के पास से पैसा जाएगा, एक के पास से पैसा आएगा, ऐसा होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, विड्रू 10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर, बिजनेस से निकाला है, ठीक है, बिजनेस से निकाला है, इसका मतलब बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो गया। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग्स का एंट्री पास करना होगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, इसका मतलब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अरे बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, बिजनेस को कंसर्न करके ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब बिजनेस से या तो पैसा निकाला गया तो बिजनेस से पैसा डाला गया, ठीक है। दूसरा, प्रोप्राइटर विड्रू 20,000 फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म टू पे द स्कूल फीस ऑफ हिज सन, बोला बिजनेस के बैंक से कितना निकाला, 20,000 रुपया निकाला, और बिजनेस के बैंक से जो 20,000 रुपया निकाला वो किससे क्या दे रहा है, वो अपने चिल्ड्रन का ट्यूशन फीस दे रहा है, मतलब वो ड्रॉइंग्स है। बिजनेस को इस कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है ये पता करने के लिए यहाँ पता करना पड़ेगा पहले कि बिजनेस से इसको मतलब है कि नहीं है। हाँ, इन सभी ट्रांजैक्शन को बिजनेस से मतलब है, बिजनेस अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा सारा का सारा ट्रांजैक्शन, ठीक है। 3 नंबर, प्रोप्राइटर विड्रू 12,000 फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट टू पे द स्कूल फीस ऑफ हिज सन, और नेक्स्ट वाला बोला गुड्स टेकन वर्थ ₹3,000 फॉर पर्सनल यूज, ये गुड्स निकाला तो ये भी ड्राइंग्स हो गया। और ये कौन सा ड्राइंग्स है, ये गुड्स, ये काइंड में ड्राइंग है, बाकी दोनों क्या है, कैश और बैंक का ड्राइंग है। अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शन है ना 3 नंबर, C नंबर, इसमें क्या बोला कि प्रोप्राइटर विड्रू किया है 12,000 अपने पर्सनल अकाउंट से, मतलब बिजनेस के अकाउंट से नहीं, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से निकाला, बच्चा का फीस दिया। क्या बिजनेस को इससे मतलब है क्या, बिजनेस को मतलब है, आप अपने घर के फ्रिज में से एक बोतल पानी निकाल के पी लो, बिजनेस का मतलब है क्या, नहीं। आप अपने ऑफिस के फ्रिज में से एक बोतल पानी निकाल के रख लो तो बिजनेस का, पानी निकाल के पी लो तो बिजनेस का मतलब है। अगर आपका पानी बेचने का बिजनेस है तो समझो, आपका पानी बेचने का बिजनेस है, आपके घर के फ्रिज में पानी रखा हुआ निकाल के पी लिया, बिजनेस का मतलब ऐसा, वो बिजनेस को क्या ही मतलब होगा। लेकिन जैसे ही आपका पानी बेचने का बिजनेस है, अब वो क्या बोलते हैं, मिनरल वाटर का बोतल बेच रहे हैं, ठीक है, नाम नहीं लूँगा किसी का, मिनरल वाटर का बोतल बेच रहे हैं, और आप उस बोतल से मतलब उस फ्रिज में से एक बोतल निकाला, पानी पी लिया, इसका मतलब क्या, परचेज घट गया एक बोतल के वैल्यू से, क्योंकि आपका तो वो स्टॉक है ना, गुड्स है, बिकेगा वो, बिजनेस को इससे मतलब है कि नहीं है बिजनेस का मतलब, बिजनेस का स्टॉक घट गया, इसलिए इसमें क्या बोला, कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, वो चीज बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है जो ओनर के पर्सनल अकाउंट से हुआ है और पर्सनल पर्पस के लिए हुआ है। अगर वो बिजनेस के किसी भी अकाउंट से, बिजनेस से किसी भी तरीके से होता, भले ही वो पर्सनल पर्पस के लिए होता या फिर बिजनेस के पर्पस के लिए होता, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता, सिंपल सा स्टफ है, ठीक है। डी में क्या बोला, वो बोतल, एक मैं बताता हूँ, हमने समझ गया, बोला गुड्स निकाला है पर्सनल यूज के लिए कितना, 3,000 रुपए का, इस तो गुड्स किसको बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं उसी को जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, समझ रहे हैं। पर्सनल नेचर का गुड्स डिफाइन थोड़ी है इधर, समझ रहे हैं ना, गुड्स उसी को बोलते हैं बिजनेस से निकाला होता है, वही बोतल का पानी जो निकाल के पी लिया बिजनेस का फ्रिज से, समझ रहे हैं, ऐसा हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कितना हो गया, 9, 10 में आ जाओ। पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है, क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, हमको क्या जानना होता है, और प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कंपनी का, ठीक है। और देखते हैं, बोला है पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू असर्टेन पीएल, वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। देखो इसमें ना सारा आंसर बेसिकली मोटा मोटी सही है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए भी करते हैं, हमको वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी पता होना चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन का वही पता होना चाहिए, लेकिन क्या कि तीनों सही होने के बाद में अब हमको लगेगा भाई तीनों सही है तो नीचे में ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ एक अलग से ऑप्शन है, प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो ना, जो सबसे ज़्यादा नियरर आंसर होगा ना, अब देखो ना इन तीनों को मिलाया कोई आंसर बन रहा है क्या, नीचे वाला बन रहा है, इसलिए एग्जैक्टली नीचे वाला आंसर होगा।
हम बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता करना है कि मेरे एसेट लायबिलिटी का पोजीशन कितना है और मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट या लॉस के लिए क्या बनाते हैं? पीएल अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। याद रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछा कि बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आप क्या बना जानने के लिए क्या बनाते हो, क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट। क्लियर है? ओके। 11 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? बोला इनमें से क्या अकाउंटिंग का लिमिटेशन नहीं है? तो पहले खोजो अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या क्या है। आपको याद होगा ना, अकाउंटिंग का लिमिटेशन मैंने कराया था। ओपन करूं क्या बुक जिसमें अकाउंटिंग का लिमिटेशन कराया था? ऐसे ही नहीं होगा ना, भूलो नहीं, इस तरह से नहीं भूलना चाहिए आपको। अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या है? अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। पहला लिमिटेशन था, फिर से बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग का लिमिटेशन याद करना, अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। दूसरा लिमिटेशन क्या होगा? अकाउंटिंग रियल डेटा पे बेस्ड नहीं होता। क्या होता है? हिस्टोरिकल डेटा, मतलब पास्ट डेटा पे बेस्ड होता है, पास्ट डेटा, ठीक है। उसके बाद में हम अकाउंटिंग को मैनिपुलेट कर सकते, मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट करने वाला, फिगर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, करके धोखा दे सकते हैं सामने वाले को। इसको बोलते हैं क्या? विंडो ड्रेसिंग। कंसील करना वाइटल फैक्ट, वाइटल फैक्ट को कंसील करना इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। और विंडो ड्रेसिंग किया इसका मतलब मैनिपुलेशन किया, ठीक है। और क्या? हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होता है, इसका मतलब क्या? वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट को इग्नोर करता है, प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करता है, ठीक है। तो आप देखो इतना में तो आंसर आ ही गया होगा। विंडो ड्रेसिंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है। इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? नहीं, गलत पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था मैंने, याद करो। मैंने पढ़ाया था कि वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को डील करता है, मतलब फिगर्स, नंबर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स, आदमी, ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉयज, वर्कर, सीईओ, सीएफओ काम कर रहे हैं, उनका वैल्यू अकाउंटिंग में लिखा रहता है क्या? नहीं लिखा रहता है। तो वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को क्या करता है? इग्नोर करता है। इसका मतलब ये भी लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों क्या है? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है। तो कौन सा नहीं हुआ फिर? कैन बी यूज एज अ एविडेंस इन कोर्ट, ठीक है। ये लिमिटेशन थोड़ी हुआ, ये तो एडवांटेज है ना, कोर्ट में एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं उसको आप। तो आंसर क्या होगा? डी। देखो हर चीज के पहले मैंने खाली एबीसीडी नहीं बोला, एक्सप्लेनेशन बताया है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? आपका पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जा रहा है साथ साथ में, ठीक है। ये लिमिटेशन है। और क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट का मतलब क्या हो गया? एम्प्लॉयज को नहीं देखता है वो, ठीक है, एम्प्लॉयज का और वैल्यू को नहीं लिखता बुक्स में। 11 क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर। हाँ हाँ, बोलो। क्या अकाउंटिंग का पहले होता है? बुक कीपिंग इज डन बिफोर ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, वाउचिंग, ओपनिंग ऑफ बिजनेस। क्या? बुक कीपिंग इज डन बिफोर ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, वाउचिंग, ओपनिंग ऑफ बिजनेस। क्या ए कर रहा है? सुनो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बुक कीपिंग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अकाउंटिंग होता है। फिर क्या होता है? ऑडिटिंग होता है। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के अंदर में वाउचिंग आता है, ठीक है, ऐसा। जो मैं लिख रहा हूँ ना वो सब लिखने का, ठीक है। उससे क्या रहेगा कि एक अलग सा एमसीक्यू बनने का चांसेस, हाई चांसेस रहता है, ठीक है। 13 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब सॉरी, द फादर ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज कौन? लेवका पेसुली। हाँ, वाउचिंग, ये ऑडिटिंग, लिवका पेसुली। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़े। लिवका पेसुली, इजी क्वेश्चन। 14 नंबर। मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम इज ओरिजिनेटेड इन द ईयर। उसी में वो किताब लिखा था, अरिथमेटिका दी प्रोपोर्शनेट, या उसके 14वें नंबर चैप्टर में था, ठीक है, याद रहेगा ये सब। 1494। 1494 में क्या क्या हुआ था? लिवका पेसुली, लिवका पेसियोली ने बुक लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे कि इन विच ईयर
ल्यूका पेसुली रोड द बुक अरिथमेटिका द प्रोपोर्शनेटिया वाला किताब का नाम ऐसा। तो 1494 और 1494 को भी हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद में ये मॉडर्न अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि द वर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट ओनली आफ्टर व्हाट। क्या बात है, क्या बात है, गलत हो रहा, गलत हो रहा, जल्दी करो। सबसे पहले अभी तो 2 सेकंड पहले बताया था मैंने, 2 सेकंड पहले। कहाँ गया वो, ये रहा। पहले होता है बुक कीपिंग, उसके बाद क्या होता है अकाउंटिंग, उसके बाद क्या होता है ऑडिटिंग। क्या बोला था ये, अब क्या बोल रही है, द वर्क्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट ओनली आफ्टर, बुक कीपिंग के बाद ना अकाउंटिंग होगा। ट्रांजैक्शन इवेंट ये सब कहाँ पे आ जाएगा, बुक कीपिंग के अंदर। अब बुक कीपिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है। अकाउंटिंग में क्या होता है, पीएल बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, समझ रहे ना। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस सारा किस में होगा, बुक कीपिंग में। पीएल बैलेंस शीट किसमें बनेगा, अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में। ठीक है, द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज डन बाय हु। अकाउंटेंट नहीं बोल सकते क्या, हाँ क्यों नहीं बोल सकते। चलो बुक कीपर, जो जो क्वेश्चन समझाने के लिए मैं उसके बस एम ही निकल रहा हूँ। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड बाय हुम, अकाउंटेंट। 18 नंबर, which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented। अब ये वाला चीज़ थोड़ा आपको बताने का है। बढ़िया क्वेश्चन दिया मेरे को, यही क्वेश्चन मेरे को बड़ा मजा आया। ठीक है, बोलो 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 बोलो। अरे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो चार्ट लिखाया था ना, URRC। हाँ लिखाया हुआ था ना URRC। तो बोलो ना URRC में क्या 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 है। ये एक बार आंसर, आप आंसर चेक करो। URRC मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस और कंपेरेबिलिटी, इतना है ना। तो ये क्वेश्चन पढ़ो, मेरे को आंसर बताओ क्या होना चाहिए इसका। बोला विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। कंपेरेबिलिटी, कंपेयर के लिए होता है यूज। देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने का होता है। वो पहले बोला क्या, वो पहले वो ये समझने का बोला कि कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट किया है। अगर मान लो मैं किसी चीज़ को क्लियरली प्रेजेंट करूँ, साफ सुथरा दिखे तुमको, टेंशन ना हो उसको देख करके, तो क्या इसका मतलब क्या है। रिलेवेंस का मतलब क्या होता है, रिलेवेंस का मतलब रिलेटेड। अच्छा किससे रिलेटेड, जिस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिस बिजनेस का है उससे रिलेटेड। ठीक है, होना चाहिए। कंपैरेबिलिटी मतलब डेटा ऐसा होना चाहिए कि लास्ट ईयर से कंपेयर कर पाएँ, सब बताया हुआ है। ठीक है, रिलायबिलिटी मतलब डेटा फेक नहीं होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। ये सब लिखो लिखो, फेक नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि भैया वो अगर क्लियरली प्रेजेंटेड है, इसका मतलब अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो लास्ट वाला पॉइंट क्या होगा, ये अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या होगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, अगर क्लियरली प्रेजेंटेड है इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंडेबल है। हाँ, कंपेयर होना चाहिए। ठीक है, 19 नंबर, यूज ऑफ कॉमन यूनिट। ठीक है, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट। हाँ जी, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट, और कॉमन फॉर्मेट ये और नहीं होगा, ऑफ होगा। ठीक है, कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग, ऑफ कर लो तो उसको और लिखा हुआ प्रमोट्स। सुनो, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कॉमन यूनिट और कॉमन फॉर्मेट। इसका मतलब क्या है, देखो कॉमन यूनिट का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, एक साल आपने रुपये में बनाया। ठीक है, और दूसरे साल आपने डॉलर में बना दिया, तीसरे साल आपने यूरो में बना दिया, चौथे साल आपने येन में बना दिया। भाई कैसे समझ में आएगा,
करेंसी का रेट तो अलग अलग होता है। आएगा क्या समझ में? नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, एक बार आप टी फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं और एक बार आप वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फिर कैसे समझ में आएगा मेरे को? तो मेरे को बताओ कि कॉमन यूनिट और कॉमन फॉर्मेट अगर मैं फॉलो करूं तो किस चीज़ को, मतलब कौन सा जो उसका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको प्रमोशन मिलता है। ठीक है, आंसर बताना आपको, फटाफट आंसर दो जल्दी से, क्विकली। अरे सभी दो ना। रिलायबिलिटी का मतलब क्या बताया था ऊपर में? फेक नहीं होना चाहिए, रियल ट्रांजैक्शन चाहिएगा। रिलेवेंस का मतलब रिलेटेड विथ बिजनेस और रिलेटेड विथ इवेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, रिलेवेंस वगैरह रिलायबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब क्लियर पिक्चर दिखना चाहिए सब चीज़ का। तो कंपेरेबिलिटी मतलब क्या? लास्ट ईयर से कंपेयर करना है। ठीक है, ईयर 1 में आपने रुपये में बनाया, ईयर 2 में बना दिया डॉलर में, कंपेयर कर पाएंगे क्या? पहले डॉलर वाला को रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब ना ईयर 1 और ईयर 2 कन्वर्ट हम कंपेयर कर पाएंगे, इसका मतलब गड़बड़ है। ठीक है। अच्छा, तो कौन सा चीज़ को प्रमोट करता है? कंपेरेबिलिटी को। समझ आ रहा है? कितना क्वेश्चन कर लिया हमने? 19 क्वेश्चन कर लिया। 19 क्वेश्चन करने से बुद्धि खुला। हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ तो बुद्धि खुलेगा आपका। ठीक है, दूसरा सेट, मतलब एक सेट में 19 क्वेश्चन था, अब आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट पहले 20 क्वेश्चन और 20 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बोला कि इसमें से कौन सा जो है ना क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। आपको क्या बताया था? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या था? URRC, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस और कंपेरेबिलिटी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम कब से स्टार्ट होता है पता है आपको ऑलरेडी? 1494। ल्यूका पेसली वॉज अ पर्सन एज ब्रिटिश अकाउंटेंट, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट, इटालियन और ऑस्ट्रेलियन। उसका नाम जो है ना बताया था मैंने आपको ना। नहीं, ब्रिटिश नहीं है। अरिथमेटिका दी प्रोपोर्शनेटिया था ना, तो अरिथमेटिका दी प्रोपोर्शनेटिया जो है ना वो किस भाषा में है? इटली की भाषा में है। ठीक है, हाँ इटालियन है। ल्यूका पेसोली, नाम भी इटालियन है। अकाउंटिंग कैनॉट बी डन अंडर मॉनिटरी सिस्टम, बार्टर सिस्टम, करेंसी सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम। देखो ये सब फालतू फालतू सिस्टम सिस्टम है। बेसिकली बार्टर सिस्टम क्या होता है? लेन देन। ठीक है, लेन देन मतलब क्या? काइंड में लेन देन। आप हमको गाय दो, हम आपको भैंस देंगे। आप हमको बकरी दो, बकरी के वैल्यू का आपको हम कुछ और देंगे। ठीक है, ऐसा तो लेन देन। ठीक है, तो हाँ, तो इसका मतलब इसमें अकाउंटिंग कर सकते हैं क्या? देखो बार्टर सिस्टम में भी अकाउंटिंग होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बार्टर सिस्टम का अकाउंटिंग है वो मतलब खुल खुल के बार्टर सिस्टम नहीं है वो। मतलब जैसे मान लो आपको ने, हाँ, आपको 15,000 का मशीन दिया। जैसे आप फोन एक्सचेंज करना चाहते हो, आप फोन देते हो ना। अरे अभी कभी नया फोन लेने गया, मान लो कोई पुराना फोन एक्सचेंज ऑफर तो चलता ही है कि पुराना फोन एक्सचेंज करिए नया फोन लीजिए, ऐसा चलता है। अच्छा, जब मान लो फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे तो फोन नीचे में ऑप्शन आता है कि आप क्या एक्सचेंज करना चाहते हो, एक्सचेंज वैल्यू लगाता है। ठीक है, तो एक्सचेंज वैल्यू लगाता है वो, तो क्या बोलता है? मतलब 12 का फोन है, आपका एक्सचेंज वैल्यू लगा 4,000 रुपया। ठीक है, बैलेंस का पैसा आपको देना होगा। मतलब कंप्लीटली बार्टर ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उसके साथ में वैल्यू इन्वॉल्व होता है, मॉनिटरी थिंग इन्वॉल्व होता है। तो मेरे को बताओ आंसर क्या होना चाहिए इसका? क्या? बार्टर सिस्टम। ठीक है, शांति। मॉडर्न एज ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1919। 1919 से कब तक चला था? पहले हमको बताओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? डेट 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 देखो जल्दी से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डेट। अरे आपको क्या एक सेकेंड, आपको पहले पता होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डेट क्या है। हाँ, 1941। अरे वो देखो ना डेट कब से कब तक का है, देखो बता रहा हूँ। हाँ, 1939 से 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ।
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ, ये भी आपको डेट देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो 1919 में हुआ था, ये तो मेरे को पता है शायद, हाँ। 14, अच्छा 1914 में, ठीक है। अब सुनो, मॉडर्न अकाउंटिंग का पीरियड जो है, मॉडर्न अकाउंटिंग कब से शुरू होता है, अभी क्वेश्चन 3 बार पढ़ा हमने, 2 बार पढ़ा, 1494 से, तो क्या होगा फिर? सॉरी, एक सेकंड, ए सॉरी सॉरी, हमने क्या पढ़ा था कि जो क्या ये 1494 वाला क्वेश्चन कहाँ गया, दिखाओ तो, सॉरी वो मॉडर्न अकाउंटिंग नहीं है, एक सेकंड, कहाँ गया वो क्वेश्चन, देखो, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम इज ओरिजिनेटेड इन द ईयर, किस ईयर में? 1494। अरे भाई, जब ये मॉडर्न एज ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस आफ्टर अ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम ओरिजिनेटेड, तभी तो सारा काम होगा ना। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन एब्सर्ड क्वेश्चन है। 25 नंबर, हाँ। वर्क्स वर्क्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट ओनली आफ्टर बुक कीपिंग, पता है? वर्क्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट ओनली आफ्टर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज डन बिफोर ऑडिटिंग, बिफोर अकाउंटिंग, बिफोर वाउचिंग, या ओपनिंग ऑफ बिजनेस। ओपनिंग ऑफ बिजनेस के पहले क्या करेगा? कुछ नहीं। किसके पहले बुक कीपिंग स्टार्ट होता है वो पूछ रहा है। अकाउंटिंग के पहले बुक कीपिंग स्टार्ट होता है, हमको पता है। अरे बुक कीपिंग किसके पहले स्टार्ट होगा? अकाउंटिंग के पहले, और अकाउंटिंग किसके बाद स्टार्ट होगा? बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होगा। तो घुमा घुमा के यही क्वेश्चन है, हो गया। फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज डन बाई बुक कीपर, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड बाई अकाउंटेंट। उसके बाद डेटा कैन बी टर्म्ड एज, डेटा कैन बी टर्म्ड एज रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फिनिश प्रोडक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, नन ऑफ दीज। सुनो, मतलब इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन नहीं, हमारा हमारा कहने का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन और डेटा में क्या डिफरेंस होता है। जो एकदम एब्सर्ड सा क्वेश्चन रहेगा ना, जैसे ये क्या क्वेश्चन, क्या एकदम एब्सर्ड सा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या आता है मेरे पास में, डेटा या इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन, हाँ। जैसे मान लो तुमको मैंने दिया कि 100 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ऐसा, ये क्या है? डेटा आया, ठीक है। और इन सब का टोटल क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन की 725 रुपये मेरे पास पड़ा हुआ है, ऐसा, ठीक है। तो पहले कौन आता है? डेटा, उसके बाद में इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, जो भी एक एब्सर्ड सा क्वेश्चन होगा वीडियो के अंत अंत में करेंगे, जिस पे थोड़ा सा डिस्कशन चाहिएगा अपने को, ठीक है। हाँ, टाइम बचाने के लिए। तो ये ई लिख देते हैं, ई मतलब एंड में, हाँ याद रखना, जहाँ जहाँ ई लिखा रहेगा एंड में अपने डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग डेटा ऑफ बिजनेस आर कलेक्टेड फ्रॉम, अकाउंटिंग डेटा कहाँ से लेते हैं भाई? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो कोई भी बता देगा। लेजर से लेते हैं क्या अकाउंटिंग डेटा? नहीं। ट्रायल बैलेंस से लेते हैं क्या? नहीं। बैलेंस शीट से क्या? वाउचर, जर्नल, डे बुक्स, ईटीसी, ठीक है। 31 नंबर आ जाओ, 31 नंबर क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तुमको इसका आंसर मिल गया होगा।
मैंने बोला जो एब्स्ट्रैक्ट सा क्वेश्चन हो उससे मैं बाद में बात कर लूँगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेटा, ठीक है। इसको भी ई नंबर लिख दो, इन्फॉर्मेशन डेटा से मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो ई नंबर लिख रहा हूँ ना उसको एकदम एंड में करूँगा मैं, ठीक है, एंड में एकदम। 32 नंबर, इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और फिनिश प्रोडक्ट ऑफ डेटा क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन को क्या लिखना है? ई लिखना है। मैं डेटा और इन्फॉर्मेशन पे सारा क्वेश्चन कराऊंगा। ई लिखो, एक बार ई लिखो। देखो सबसे पहले क्या होता है, रॉ डेटा आता है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब डिटेल में बात, डेटा इन्फॉर्मेशन को लेकर डिटेल में बात कर लूंगा, ठीक है। चलो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू accountants only, management only, owners only, all internal and external interested parties। बोलो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू किसको? अकाउंटिंग को देते हैं, अकाउंटेंट्स को, मैनेजमेंट को, ओनर को, या सबको? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में पीएल बैलेंस शीट आता है क्या? हाँ, वो खाली एक ही आंसर दे दो, बाकी तुम आंसर खुद ही मिल जाएगा तुमको। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में पीएल बैलेंस शीट आता है कि नहीं आता है? आज तो कल आ गया मतलब क्या? सुनो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आप डेफिनेशन देखोगे, मैंने लिखा रखा है, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो पीएल बैलेंस का डेटा है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब हम वो सबको देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या? अच्छा, गुड। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, सेल ऑफ गुड्स, डिसीजन मेकिंग, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। बताओ जल्दी से, क्या डिसीजन मेकिंग? हम क्या प्रॉफिट अर्न करने के लिए यूज नहीं कर सकते क्या? और क्या अकाउंटिंग के लिए यूज नहीं कर सकता अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? क्या डिसीजन में? देखो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली मतलब समझ लो पीएल बैलेंस शीट हो गया। अब पीएल बैलेंस शीट को देख करके आप क्या करते हैं? हाँ, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या? अच्छा, क्यों डिसीजन लेते हैं? आप पीएल को देखें तो पता चलेगा प्रॉफिट है कंपनी में, नहीं है, क्या करना पड़ेगा कि प्रॉफिट को बढ़ाना है, क्या नहीं करना पड़ेगा कि प्रॉफिट को क्या नहीं करना पड़ेगा कि हमको प्रॉफिट कम हो मेरा, ठीक है, ऐसा। हाँ, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन है? एरिस्टोटल, गैलीलियो, कौटिल्य, ल्यूका पेसोली। मेरा तो मन बोल रहा है कौटिल्य में डाल दे, लेकिन नहीं, ल्यूका पेसोली में लिखना पड़ेगा। बोलो। हाँ हाँ, चलो लास्ट एकदम। इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस कंसर्न इज डिस्क्लोज्ड इन, किसमें? बैलेंस शीट, कैश बुक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस कंसर्न मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया कि भैया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब किस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या कि भैया बिजनेस जो है वो हमारा कितना परफॉर्म किया। अब बिजनेस कितना परफॉर्म किया वो कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, तभी ना पता चलेगा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है कि एसेट का पोजीशन कितना है, लायबिलिटी का पोजीशन कितना। परफॉर्मेंस किससे पता चलेगा? पीएल से, कितना कमाया है, कितना गंवाया है, ठीक है। कितना कमाया है और कितना गंवाया है, इसी से पता चलेगा। 37, which of the following which which of the following is not a qualitative characteristics of accounting information? कौन नहीं? आपको याद रखा है ना, URRC, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, और सी से कंपेरेबिलिटी। तो जो नहीं है वो क्या होगा? हाँ, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है हमारा? अकाउंटिंग, सॉरी, हम प्रेजेंटेशन हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, ठीक है। Who of the following is not an external user of an accounting information? बोला कि इसमें से कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक्सटर्नल मतलब कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक्सटर्नल यूजर नहीं होगा? तो पहले खोजो, नहीं होगा। लेंडर एंड इन्वेस्टर कौन है? एक्सटर्नल यूजर, ठीक है। अच्छा, हमको क्या खोजना है? कौन नहीं है, मतलब इंटरनल खोजना अपने को। इंटरनल खोजोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा एक्सटर्नल कौन है। इंटरनल कौन है इसमें, देखो ना,
सप्लायर ऑफ गुड्स एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, और ये भी एक्सटर्नल है, ये क्या है, इंटरनल है। ठीक है, तो ये नॉट पूछा, कौन एक्सटर्नल नहीं है, मतलब ये हमारा क्या है, इंटरनल यूजर जो है वो एक्सटर्नल यूजर नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट कि नन ऑफ दिस, मैनेजमेंट, बोला कौन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अच्छा इसमें से कौन है इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, नन ऑफ दिस। मैनेजमेंट तो अंदर के लोग हो गए, वो इंटरनल यूजर हैं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ब्रांच कौन सा इसमें नहीं है, ये नहीं पूछा, नहीं, जहां नहीं पूछे ना वहां आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, बोला कौन सा इसमें अकाउंटिंग का ब्रांच नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग नहीं है, श्योर, एकदम श्योर, लॉक कर दो एकदम फटाफट। चलो 41 नंबर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब कौन हो गया, लेंडर्स, ठीक है, एक्सटर्नल यूजर है। ठीक है, उसके बाद में अकाउंटिंग इज एन आर्ट, साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, श्योर एकदम। मैनेजमेंट क्या होता है, आर्ट साइंस दोनों होता है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होगा, आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिक मैनर, याद है। मैं अगर बोथ आर्ट एंड साइंस बोल दूं तो ठीक, नहीं मेरा इच्छा नहीं हो सकता। आ जाओ, अभी तक हमने कितना क्वेश्चन किया, 41 नंबर तक क्वेश्चन किया, 42 के बाद का क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 41 नंबर तक क्वेश्चन अपने किया। आज के लिए बस इतना, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, गुड नाइट। और 41 नंबर क्वेश्चन जो है वहीं तक रहेगा, उसके बाद का क्वेश्चन का आंसर मैं अगले क्लास में दूंगा।